सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज का पहला पाठ भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस संसार की रचना ईश्वर ने की है, जिसमें उसने बहुत से जीव जंतु, पशु पक्षियों की रचना की है। क्या आप बता सकते हैं ईश्वर की सबसे सुंदर व उत्तम रचना कौन सी है? वह है इंसान। हाँ, इंसान ही ईश्वर की सबसे उत्तम रचना है, क्योंकि उसे ईश्वर ने सोचने, समझने व बोलने की शक्ति दी है। यूं तो पशु पक्षी भी विभिन्न ध्वनियां निकालकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनियों को क्या हम भाषा कह सकते हैं? जी नहीं। जरा सोचिए कि अगर भाषा ना हो तो हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे और दूसरों के मन की बात को कैसे समझ पाएंगे? तो बच्चों, आइए जानते हैं। मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है, इसलिए वह अपने मन में आने वाले भावों व विचारों को प्रकट करना चाहता है, और भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में आने वाले भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिससे हम एक दूसरे की बातों को सुनकर, बोलकर, लिखकर या पढ़कर जान जाते हैं। अब मैं आपको भाषा के दो मुख्य रूपों के बारे में बताऊंगी। तो भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक और लिखित। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, विद्यार्थी उन्हें सुनकर पाठ समझते हैं। जैसे आजकल आपके अध्यापक आपको अलग अलग ऑडियोज भेजते हैं, आप उन्हें सुनकर समझते हैं। यह भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। अर्थात जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेता का भाषण देना, आपस में बातचीत करना आदि, ये भी इसका एक उदाहरण है। दूसरा रूप है लिखित भाषा का। जब हम पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, छपी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में छपी हुई खबरें पढ़ते हैं, यानी किसी की लिखी हुई रचनाओं को पढ़ते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अर्थात जिस भाषा को हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इसके अलावा भाषा का एक सांकेतिक रूप भी होता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सड़क पर खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस वाला संकेत द्वारा वाहनों को रुकने या चलने का आदेश देता है, यानी वह संकेत द्वारा लोगों को आने जाने को कहता है। लेकिन संकेतों के द्वारा भाषा को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता, इसलिए इसका प्रयोग व्याकरण में नहीं किया जाता है। तो आइए अब मैं आपको भाषा के विविध रूपों के बारे में जानकारी देती हूँ। तो भाषा के विविध रूप कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा अपने परिवार में रहकर सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, और वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। दूसरा है हमारा राष्ट्रभाषा। जिस भाषा को देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोला जाता है, वे व्यवहार में लाया जाता है, उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तीसरा है हमारी राजभाषा। किसी देश की सरकार अपना दैनिक कामकाज और सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है, वह उस देश की राजभाषा कहलाई जाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। अब तीसरा है आपकी मानक भाषा। इस भाषा के बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ। यह तो आप जानते ही हैं कि जिस भाषा का विकास निरंतर होता रहता है, उसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन हो जाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब बहुत फैला हुआ है।
इसलिए इस पर समय समय पर अलग अलग बोलियों और बहुत सी उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। अब कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सुशिक्षित और शिष्ट लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। हमारी पाठ्य पुस्तकें वे हमारे ग्रंथ जो हैं वो सभी भाषा का मानक रूप हैं, उनमें भाषा का मानक रूप प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बोली के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है बोली। अब बोली के बारे में आपको सबको पता ही है कि बोली भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी विशेष जगह या स्थान पर ही किया जाता है। जिस बोली का संबंध जिस स्थान से होता है वह वहीं तक सीमित होती है। जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, बिहारी, गढ़वाली आदि बहुत सी बोलियां हैं। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के लिए ही किया जाता है। लेखन कार्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बोली में केवल लोकगीत व नाटक ही लिखे जाते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए इसमें साहित्य की भी रचना नहीं की जा सकती है। अब आप बोली के बारे में अच्छे से समझ ही गए होंगे। आपने देखा होगा कि हरियाणा में रहने वाले लोग हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी बोलते हैं। अब मैं आपको लिपि के बारे में बताना चाहूँगी। लिपि जो है ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक भाषा को सीखने के लिए उसके लिए कुछ निर्धारित या निश्चित चिन्हों को जानना आवश्यक होता है। तो लिपि ही वह निश्चित या निर्धारित चिन्ह होते हैं जिनसे हम किसी भी भाषा, यानी चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत या पंजाबी हो, उसको हम आसानी से सीख सकते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। संस्कृत को भी हिंदी की जननी माना जाता है, इसलिए इसकी लिपि भी देवनागरी ही है। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में बताना चाहूँगी। पहले तो आप यह जान लीजिए कि हमारी कुछ भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी, कोंकणी, मराठी व गुजराती और नेपाली, इन सभी भाषाओं की लिपियाँ कौन सी हैं? देवनागरी। इन सभी भाषाओं की लिपि एक ही है, केवल वो है देवनागरी। इसके बाद पंजाबी की लिपि है गुरमुखी, उर्दू की अरबी व फारसी, जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। तो अब आप लिपि के बारे में अच्छे से जान गए होंगे और कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। अब हमारा आखिरी टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि व्याकरण जो है वो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना व लिखना सिखाता है। तो बच्चों, जिस प्रकार सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम होते हैं और इन नियमों का पालन न करने पर दुर्घटना हो सकती है, उसी प्रकार व्याकरण के नियमों का पालन न करने पर भाषा अशुद्ध हो जाती है। तो जिस प्रकार चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस वाला हमें यातायात के नियमों का पालन करने का आदेश देता है, संकेत देता है, उसी प्रकार व्याकरण के नियम भी हमें सिखाते हैं कि हम भाषा को शुद्ध रूप से कैसे
बोलेंगे और लिखेंगे। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने का ज्ञान कराता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम कोई भी एक वाक्य बोलते हैं, पतंगें आकाश पर उड़ती हैं। अब पतंगें जो आकाश पर उड़ती हैं, इसमें पर कारक की त्रुटि है, यह अशुद्ध है वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य होगा पतंगें आकाश में उड़ती हैं। पर की जगह हमें में इस्तेमाल करना है। हमारा दूसरा वाक्य है, वह लड़के को बुला लाओ। अब व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर वह की जगह उस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। उस लड़के को बुला लाओ। इसी प्रकार हम कई वाक्य ऐसे हैं जो हम अशुद्ध बोलते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से हमें उनको शुद्ध रूप से बोलना चाहिए। अब मैं आपको व्याकरण के अलग अलग मुख्य भागों के बारे में बताऊंगी। हमारे व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि जो वर्ण विचार होता है, इसमें हम वर्णों के सही उच्चारण, उनके वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन के मेल से बने हुए शब्द, उनको शब्दों को बनाने के नियमों के बारे में सीखते हैं। शब्द विचार, इसके अंदर हम शब्दों की उत्पत्ति, उनके वर्गीकरण, उनके भेद, उनकी रचना और उनके प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार विभाग में हम वाक्यों के स्वरूप, उनके भेद, उनके प्रकार और उनके प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की पहले पाठ के कुछ टॉपिक, जिनके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आशा करती हूँ आप इनको अच्छे से एक बार सुनेंगे और इसको ध्यान से फिर अपनी कुछ टॉपिक्स को अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लेंगे। जो जो टॉपिक मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं, उनको आप अच्छे से उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।